हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी बेसिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं सब सेलुलर ऑर्गेनल्स के बारे में। हम दोनों ऑर्गेनल स्पीशीज़ के बारे में बात करेंगे। हम प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करेंगे और हम यूकैरियोट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनल्स के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हम इस चैनल पर कोशिश करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स को बहुत ही कम टाइम में कवर कर सकें। और हमारा मेन जो एम होता है वो ये होता है कि हमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, है ना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चैनल को ज़रूर, इफ़ यू लाइक द वीडियो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहें। तो चलो अब हम बात करते हैं टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम सब सेलुलर ऑर्गेनल्स की बात करेंगे, प्रोकैरियोट के बारे में। तो पहला जो हम ऑर्गेनल लेंगे वो है आपका सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल का जो है वो रोल क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, बट स्टिल हम इसमें लिख देते हैं। अगर आपको कोई पूछे ना कि सेल वॉल का बेसिकली रोल क्या होता है प्रोकैरियोट्स में, तो इसका रोल होता है रिजिड, एक सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है सेल वॉल? ये होती है आपकी आउटसाइड, ओके, ये आउटसाइड लेयर होती है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। ठीक है, तो ये क्या करती है, इसका मेन रोल एक तो रिजिडिटी हो गया और दूसरा हो गया सेल को प्रोटेक्शन देना। ठीक है, अब सेल वॉल, वॉल मीन्स आप ऐसे सोच लीजिए कि ये एक प्रोटेक्शन देने वाली वॉल है। जो घरों की दीवार होती है ना, जैसे वो क्या करती है, वो हमें धूल मिट्टी पानी बारिश सब चीज़ों से बचाती है। तो इसी तरीके से जो वॉल हुई सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल की, वो उसको प्रिवेंट करेगी, ठीक है, अगेंस्ट द डिफरेंट हार्मफुल थिंग्स से। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये बनी किससे होती है, तो जो प्रोकैरियोटिक में अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो ये बनी होगी पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है, और अगर हम बात करें आर्किया की, तो ये इसमें सूडोपेप्टिडोग्लाइकन की ये बनी होती है। ठीक है, अब अगर इसके फीचर की बात करें तो कई, जैसे अगर हम ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, बैक्टीरियाज की अगर हम बात करें तो उसमें जो आपकी सेल वॉल होगी वो थिक होगी। ठीक है, वहीं अगर हम नेगेटिव की बात करें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज की, तो उसमें जो आपकी सेल वॉल होगी वो थिन होगी। ठीक है, और इनकी जो कंटेंट होगा वो भी डिफर हो जाएगा। जहाँ की ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आपकी सेल वॉल जो होगी वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होगी, ओके, तो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो बनी होगी आपकी लिपोपॉलीसैकेराइड से। तो बेसिकली बातों का मतलब ये है कि वो किससे बनी है किससे नहीं बनी, वो डिपेंड करता है कि उसको कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, उस सेल के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हम बात कर चुके हैं, अगर नेक्स्ट हम उसकी तरफ जाने से पहले हम बात कर चुके हैं कि इसका रोल क्या होता है। तो जो सेल वॉल होती है ना, वो आपको प्रोकैरियोटिक सेल के शेप मेंटेनेंस में बहुत हेल्प करती है, और वो ऑस्मोटिक लाइसिस से भी बचाती है सेल को। ठीक है, और वो प्रोवाइड करती है पैथोजेनिसिटी से भी। ओके, तो ये इनके मेन रोल हो गए सेल वॉल के। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्गेनल की, जो कि है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है आपकी सेल वॉल। तो अब हम बात करने वाले हैं सेल वॉल के अंदर कौन सी लेयर होती है, वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें ना, तो ये फॉस्फोलिपिड होती है और ये बाइलेयर होती है। ठीक है, विद प्रोटीन। तो ये किससे बनी होती है? ये होती है फॉस्फोलिपिड, और इम्पॉर्टेंट फीचर इसका क्या है कि ये बाइलेयर होती है। ठीक है, इसमें प्रोटीन भी इंटीग्रेट होते हैं। अब अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें स्टिरॉल नहीं होता है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और जो इसमें इनफोल्डिंग होती है, इनफोल्डिंग मीन्स अंदर की तरफ जो होगा थोड़ा सा बेंड होगा इसका प्लाज्मा सरफेस जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो इनफोल्डिंग जो होती है जैसे कि मिसोसोम्स में होती है, वो इंक्रीज करती है सरफेस एरिया के लिए। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन रोल क्या है? ठीक है, तो ये आपके सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट को करती है। सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरी है प्रोकैरियोटिक के सर्वाइवल के लिए, अदरवाइज सब कुछ ही अंदर अगर चला जाएगा बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, तो उसकी सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो, इसलिए बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ें जो होती हैं, मेम्ब्रेन जो होती है वो एक सीव की तरह काम करती है ताकि सेलेक्टिव चीज़ें ही अंदर जाएँ। ठीक है, सेल के, तो ये सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो साइट ऑफ रेस्पिरेशन भी होती है, ओके, फॉर द प्रोकैरियोट्स। ओके, या फिर अगर फोटोसिंथेसिस करते हैं वो, तो उसके लिए साइट भी प्रोवाइड करती है ये। ठीक है, एज अ इट विल एक्ट एज अ साइट। ठीक है,
और मोर ओवर ये एंकर करती है किसके, फ्लैजेला के लिए, जो कि आपके मूवमेंट के लिए जो है बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छा, अब इसके एग्जांपल को आप कैसे समझ सकते हैं, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ना, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन आल्गा भी कहते हैं, वो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब आइए आपके थर्ड कंपोनेंट के बारे में। तो जो थर्ड कंपोनेंट होता है वो होता है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म जो होगा वो होगा जेल लाइक मैट्रिक्स। ठीक है, ये होगा जेल लाइक मैट्रिक्स, जेल मैट्रिक्स ही हम लिख देते हैं यहाँ पे। और ये ग्राउंड होता है फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब क्यों ये ग्राउंड होता है वेरियस केमिकल रिएक्शंस का, क्योंकि इसके पास एंजाइम्स होते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, मेजर डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, कि यूकैरियोटिक सेल के पास कंपार्टमेंट होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन वो लैक होते हैं कहीं ना कहीं प्रोकैरियोटिक सेल में। तो इस वजह से जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें ही एंजाइम्स या मेटाबोलाइट्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो मेन ग्राउंड है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक्स। ठीक है, और ये आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है ना, जेनेटिक मटीरियल और इंक्लूजन को भी हाउस करता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फोर्थ कंपोनेंट के बारे में, जो कि है न्यूक्लियोइड। ओके, तो न्यूक्लियोइड क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, ये एक रीजन होता है विद सर्कुलर डीएनए। ठीक है, ठीक है, तो सुपर कॉइल डीएनए होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, और जो ये कोऑर्डिनेट करता है आपकी रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन के लिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है टू पास द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू द नेक्स्ट प्रोजेनी। ठीक है, अब फिफ्थ बात करते हैं हम। प्रोकैरियोटिक्स में क्या होते हैं, प्लाज्मिड्स भी होते हैं। प्लाज्मिड जो होंगे वो क्या होते हैं, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं प्लाज्मिड। ओके, तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं। ठीक है, ये स्मॉल सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट होती हैं, और ये एक्सेसरी जीन्स भी कैरी कर सकती हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। ठीक है, इनके पास एक विरुलेंस फैक्टर भी होता है। ठीक है, और क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो प्रोकैरियोटिक स्पीशीज़ होते हैं उनको कईयों को फैक्टर की तरह यूज़ किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, और ये हो गया आपके फिफ्थ कंपोनेंट की बात। इसके अलावा हम बात करेंगे जल्दी से राइबोसोम्स के बारे में। तो जो सिक्स्थ ऑर्गेनल जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है राइबोसोम। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक आपका जो राइबोसोम होता है ना, वो होता है आपका 70S। ठीक है, और ये स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक राइबोसोम, और ये बेसिकली कंपोज होता है 50S प्लस 30S सब यूनिट से। ठीक है, और ये मीट किससे बना होता है, ये होता है राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। तो जो राइबोसोम होते हैं वो हम सबको पता है कि उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, और ये टारगेट भी होते हैं एंटीबायोटिक्स के। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑर्गेनल की हम बात करें जल्दी से, तो आपकी जो नेक्स्ट ऑर्गेनल होगी वो हो गया आपका फ्लैजेला। तो जो फ्लैजेला होता है ना, ये एक अपेंडेज होता है। ओके, अपेंडेज मीन्स ये आपकी हेल्प करता है, क्योंकि अब इनके पास तो लेग्स नहीं है ना मूवमेंट के लिए, बट इसको मूव तो करना ही है प्रोकैरियोट्स को, तो उसके लिए हेल्प करता है ये। ठीक है, मूवमेंट के लिए ये बना होता है। फ्लैजेला है तो इसका आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फ्लैजेला बना होगा फ्लैजेलिन से। ओके, और ये रोटेट करता है जैसे प्रोपेलर होते हैं ना, तो इसका इंपॉर्टेंट रोल की अगर हम बात करें फ्लैजेला सेल को कैसे सपोर्ट करता है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोटिलिटी यानी कि मूवमेंट में। इसके अलावा ये कीमोटेक्सिस में बहुत हेल्प करता है। कीमोटेक्सिस मीन्स कि समझो एक केमिकल है, ठीक है, उसको सेंस करना है। तो अब अगर कई बार क्या होगा कि वो केमिकल अच्छा है अगर प्रोकैरियोटिक सेल को है, तब तो वो मूव करेगा टूवर्ड्स दैट केमिकल। ठीक है, लेकिन अगर वो केमिकल हार्मफुल है एंड इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, तो वो उसको फ्लैजेला जो होगा वो उसको हेल्प करेगा मूवमेंट अवे फ्रॉम दैट स्टिमुलस। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट अलग अलग टाइप के फ्लैजेला होते हैं, जैसे मोनोट्राइकस, लोबोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरिट्राइकस, है ना। तो वो हम इनके बारे में डिटेल में यहाँ बात नहीं करेंगे। हम जल्दी शॉर्ट रखेंगे इस वीडियो को और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट की बात करेंगे।
तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, मे बी आई विल जस्ट मेक स्पेस लिटिल बिट मोर स्पेस फॉर राइटिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट की अगर हम बात करेंगे तो वो है आपका पिलाए या फिर फिम्ब्रिए। तो ये पिलाई या फिम्ब्रिए क्या होती है, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। और पिलाई नेम आया है क्योंकि ये बने होते हैं पिलिन प्रोटीन से, ठीक है। अब इनका मेन रोल क्या होता है, अटैचमेंट टू सरफेस। तो जो जहाँ आपका प्रोकैरियोटिक सेल को मूवमेंट में हेल्प कर रहा है आपका फ्लैजेला, वहीं अगर सेल को अटैच होना है कहीं पे, तो उसके लिए पिलाई या फिम्ब्रिए जो होती हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा अटैचमेंट के अलावा वो आपके कॉन्जुगेशन में भी प्रोसेस में भी हेल्प करती हैं। कॉन्जुगेशन प्रोसेस क्या होता है, डीएनए ट्रांसफर प्रोसेस होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसको कैसे कि समझेंगे आप, कि अगर समझो इन्फेक्टेड वाटर में अगर ई कोलाई है और किसी ने वो इन्फेक्टेड वाटर पी लिया है, तो ई कोलाई कैसे आपकी बॉडी में जाके अटैच होगा इंटेस्टाइन में, वो जाके विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्रिए वो आपकी इंटेस्टाइनल लाइनिंग में जाके अटैच हो जाता है ना। तो पिलाई जो है वो इट इज़ मेंट फॉर द अटैचमेंट पर्पस एंड फ्लैजेला इज मेंट फॉर द मूवमेंट पर्पस, ठीक है। अब हम जो लास्ट ऑर्गेनल की बात करने वाले हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, सो दिस इज इंक्लूजन बॉडीज। सो इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है, ये नॉन मेम्ब्रेन्स बाउंड स्टोरेज ग्रैन्यूल्स होते हैं, ओके। यू विल राइट दीज आर द स्टोरेज ग्रैन्यूल। और ये नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं क्योंकि इसको याद रखना आपको इजी है कि नॉन मेम्ब्रेनस होंगे, क्योंकि मैं जो प्रोकैरियोट होते हैं वो उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होती है वो नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये स्टोर करता है ग्लाइकोजन, पॉलीफॉस्फेट, सल्फर, ओके। तो इसका इंक्लूजन बॉडी का मेन रोल जो है वो होता है फॉर द एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। अब सिंस इसमें विक्योल भी होता है, गैस विक्योल, तो ये आपके जो एक्वाटिक बैक्टीरिया हो गए ना उनको सॉर्ट ऑफ बायोन्सी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो तभी ताकि वो जो बैक्टीरिया हैं वो फ्लोट कर सकें, है ना, वाटर पे। तो एग्जांपल हो गया जैसे आपका साइनोबैक्टीरिया हो गया, तो उसमें जो गैस वैक्यूल होता है वो बेसिकली फ्लोटेशन जो होती है उसके गैस वैक्यूल की वजह से ही होती है। तो ये इंक्लूजन बॉडीज़ हो गई। सो दीज आर द 9 ऑर्गेनल्स ऑफ द प्रोकैरियोट्स सेल। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल में ज़्यादा ऑर्गेनल होती हैं, ठीक है। तो देयर आर अराउंड 14 ऑर्गेनल जिसके बारे में हम बहुत क्विकली बात करने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए ताकि आप कुछ मिस ना कर सकें, ठीक है। दिस इज़ वेरी टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन। तो आप 10 वीडियो भी देखेंगे, उसको हमने कोशिश की है कि आप उतनी नॉलेज हम आपको इस वीडियो में दे सकें। तो सबसे पहले जो है बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ओके। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ऑल्सो इट्स अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो इट्स अ बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड आप लिख लेंगे खुद ही। और इसमें प्रोटीन्स होते हैं एज वेल एज द स्टेरॉल्स होते हैं, ठीक है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, अगर एनिमल की बात करें तो वो उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ठीक है। और अगर हम फंगाई की बात करें या फंगस की बात करें तो उसमें एर्गोस्टेरॉल होता है। एंड लाइकवाइज टू द प्रोकैरियोटिक सेल जो मेन रोल होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो होता है इन टर्म्स ऑफ द सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सेल सिग्नलिंग, ओके। एंड एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। यानी कि सेल से बाहर एग्जिट क्या करेगा और सेल के अंदर क्या आएगा, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी रेगुलेट करती है। तो ये बात होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। हम बहुत कॉम्पैक्ट लिख रहे हैं ताकि ज़्यादा स्पेस हमारे पास बचा रहे दूसरे टॉपिक के लिए और हम एक ही पेज में से कवर कर पाए इस टॉपिक को। सेकेंड हो गया आपका साइटोप्लाज्म। तो ये जेल मैट्रिक्स होता है, सेमी फ्लूइड होता है, ओके। और ये कंटेन करता है ऑर्गेनल्स as well as cytoskeleton in case of eukaryotes. तो अगर हम इसके रोल की बात करें तो जो साइटोप्लाज्म होता है इट्स अ साइट फॉर द ग्लाइकोलिसिस एंड इट विल आल्सो प्रोवाइड द मीडिया फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन गोइंग इन द सेल, ठीक है। अब हम क्विकली बात करते हैं थर्ड ऑर्गेनल के बारे में, तो वो है आपका न्यूक्लियस। तो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस जो था वो एब्सेंट था आपके प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन डबल मेम्ब्रेन जो है बाउंड ऑर्गेनल आपकी प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ द न्यूक्लियस, ओके।
तो इसमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियर एनवलप भी होती है और न्यूक्लियर एनवलप में पोर होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्रोमैटिन होते हैं, ठीक है। क्रोमैटिन क्या हुआ, क्रोमैटिन हुआ आपका डीएनए प्लस हिस्टोन, ओके, एंड द राइबोसोमल असेंबली दैट इज द न्यूक्लियोलस, ओके। अब मेन रोल तो न्यूक्लियस का क्या होगा, ये जेनेटिक मटेरियल जो है उसको स्टोर करता है, कंट्रोल करता है आपके जीन एक्सप्रेशंस को, ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट करता है आपके सेल साइकिल को। तो ये बात होगी न्यूक्लियस की। सॉरी, दिस इज़ द फोर्थ वन। अब फोर्थ ऑर्गेनल की जो हम बात करने वाले हैं वो हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको ER लिखते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, स्मूथ SER जिसे बोलते हैं, या फिर रफ जिसे RAR बोलते हैं, ठीक है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसमें राइबोसोम अटैच्ड होते हैं और वो प्रोटीन सिंथेसिस में जो है ये रोल प्ले करता है, ठीक है। फोल्डिंग में या ग्लाइकोसाइलेशन में, ठीक है। रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अगर हम SER की बात करें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो इसमें राइबोसोम नहीं होंगे, ठीक है। और ये हेल्प करेगा लिपिड सिंथेसिस में। तो समझ गए आप, जो आपका RER है यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो इन्वॉल्व है आपके प्रोटीन सिंथेसिस में, लेकिन जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपका इन्वॉल्व है लिपिड के सिंथेसिस में, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन या कैल्शियम स्टोरेज में। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल। चलो अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं आपके फिफ्थ ऑर्गेनल की। तो जो हमारी फिफ्थ ऑर्गेनल है वो है ऑफकोर्स राइबोसोम। तो जहाँ राइबोसोम जो थे वो 70S थे इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट, तो यूकैरियोटिक में इट इज़ 80S, ठीक है, एंड इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 60S प्लस 40S सब यूनिट, ठीक है। और राइबोसोम का तो मेन रोल सबको ही पता होगा कि इट्स अ साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, और देर आर फ्री राइबोसोम्स ऑल्सो, बाउंड राइबोसोम्स ऑल्सो, ठीक है। जो फ्री राइबोसोम जो होते हैं उनके पास साइटोसोलिक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। एंड जो बाउंड राइबोसोम्स होते हैं वो दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्रेटरी मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। अब बात करते हैं सिक्स्थ कंपोनेंट की, तो वो हो गया आपका गोल्गी एपरेटस। तो जो गोल्गी एपरेटस होता है इट्स अ स्टैक, ओके, ऑफ अ फ्लैटेंड सैक, ठीक है। इसका एक सिस फेस होता है और इसका एक ट्रांसफेस होता है, ओके। और जो गोल्गी एपरेटस होता है वो प्रोटीन मॉडिफिकेशन में रोल प्ले करता है आपका, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस कौन कर देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होगी वो आपका करेगा, जैसे कि ग्लाइकोसाइलेशन हो गया या फिर आपका फॉस्फोराइलेशन हो गया, ठीक है, फॉस्फेट ग्लूटाइड हो गया, तो वो होंगे आपका थ्रू द गोल्गी एपरेटस, ठीक है। ये इसके अलावा सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन में भी हेल्प करता है एंड लाइसोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं सेवेंथ ऑर्गेनल की, तो वो है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA भी होता है, ठीक है, और राइबोसोम होते हैं इसके, ठीक है, अपने अपना ओन, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन होता है और इसमें इनर फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, जिन जिन फोल्ड्स को हम कहते हैं क्रिस्टे, ठीक है, क्रिस्टे भी होते हैं इसमें। अब इसके पास, इसका मैंने कहा ना यूनिक फीचर ये है कि इट पोजेस इट्स ओन DNA एंड राइबोसोम। और ये इसके पास अपना DNA और जो राइबोसोम आया है वो उसके पीछे साइंटिस्ट ये आर्गुमेंट देते हैं कि ये दे हैव अराइज्ड फ्रॉम द एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन, ओके। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल, क्योंकि यहाँ पे ATP प्रोडक्शन होता है, तो इसे हम पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है, ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ एनर्जी करेंसी क्या होती है सेल की, वो होती है ATP। तो ATP कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, एपोप्टोसिस क्या होता है, सेल डेथ होती है, उसकी रेगुलेशन भी जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है, ठीक है। तो जैसे अब हमारे जो मसल सेल्स हो गए ना, दे हैव अबंडेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल की, जो है आपका क्लोरोप्लास्ट। तो लाइकवाइज टू माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना DNA प्रेजेंट होता है और राइबोसोम होते हैं, ठीक है। एंड ये भी डबल मेम्ब्रेन तो होंगे ही,
इनके पास थाइलाकॉइड्स होते हैं, ठीक है, ये स्टैक्ड अरेंजमेंट्स होती हैं। इसके अलावा इनके पास स्ट्रोमा भी होता है सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी प्रेजेंस को भी एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन को कंट्रीब्यूटेड होता है। एंड क्लोरोप्लास्ट हम सबको पता है कि ये प्लांट्स और algae में प्रेजेंट होता है और इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सिंथेसिस ऑफ द स्टार्च, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो आपके सनलाइट को कैप्चर करते हैं और फोटोसिंथेसिस को मतलब मीडिएट करते हैं। तो अब हो गया आपका 9th ऑर्गेनेल, जो कि हो गया लाइसोसोम। सो स्टूडेंट, दिस इज़ अ वेरी डेंस वीडियो। हर एक लाइन में आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अब हो गया लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम एक सुसाइड बैग भी कहते हैं सेल का। अब सुसाइड बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज वेल एज फॉर द ऑटोफेजी यानी कि सेल्फ डाइजेशन के लिए। तो जो इसका इंपॉर्टेंस आप कैसे समझेंगे? जैसे जो आपके वाइट ब्लड सेल होते हैं ना, वो लाइसोसोम को यूज़ करते हैं। जो पैथोजन जो कि जिनकी वजह से इन्फेक्शन होता है उनको ख़त्म करना हो ना, तो वाइट ब्लड सेल जो है वो लाइसोसोम को यूज़ करते हैं टू डिस्ट्रॉय द पैथोजेंस, ठीक है। अब हम जल्दी से बात करते हैं 10th ऑर्गेनल की, जो कि है आपका पेरोक्सिसोम, ठीक है। पेरोक्सिसोम में आपके पास एंजाइम होते हैं जैसे कि कैटालेज, और ये इन्वॉल्व होता है इन द ब्रेकडाउन्स ऑफ फैटी एसिड, ओके, एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 11th की बात करते हैं हम कंपोनेंट के ऑर्गेनल की, तो वो होता है वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल्स ये बहुत ही लार्ज होता है, ठीक है। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ये बहुत स्मॉल होता है एनिमल के केस में। एंड इसका मेन रोल जो होता है वो होता है स्टोरेज के लिए, ठीक है, ऑफ वाटर, आयरन, न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज टू मेंटेन द टर्गर प्रेशर ऑल्सो, ठीक है। अब हम 12th कंपोनेंट की बात करते हैं। हम टोटल 14 कंपोनेंट्स की बात करने वाले हैं, तो हम 12th पे पहुंच गए हैं। तो नेक्स्ट आपका है साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन जो है वो एक नेटवर्क होता है प्रोटीन फिलामेंट का, जो कि एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है सेल को, यानी कि सेल का शेप मेंटेनेंस के लिए वो यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हो गए, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हो गए। तो ये सेल की शेप को ट्रांसपोर्ट, मोटिलिटी एज वेल एज सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा 2 और ऑर्गेनल्स हैं, वो है आपके सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, जो कि स्पिंडल फॉर्मेशन में बहुत आपकी रोल प्ले करती है। एंड द 14th वन हम यहीं लिख देते हैं क्योंकि स्पेस की कमी है, वो आपके है सीलिया एंड फ्लैजेला, ठीक है। तो ये मूवमेंट के लिए होते हैं फॉर ऑफ सेल और द फ्लूइड, ओके। तो जैसे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस होता है ना, उसकी मूवमेंट जो होती है वो सीलिया के थ्रू होती है। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि मेजर ऑर्गेनल्स के फंक्शन आपको समझ आ गए होंगे इन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।